गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यूपीटीएल सेमेस्टर 4 में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है बीजगणित अलजेब्रा। सर्वप्रथम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में क्या है, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाले रूप का समीकरण का हल करना। और हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का हल गुणनखंड विधि से। और दो अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरणों को युगपत समीकरण भी कहते हैं, इनका हल करना। ठीक है, ये जो है 4 से 5 नंबर कवर करेगा 25 नंबर के पेपर में। सर्वप्रथम बीजगणित के बारे में जान लेते हैं। बीजगणित क्या होता है? तो बीजगणित जो है गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग संख्याओं के स्थान पर चिन्ह या अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और जिससे हम लोग नियमों तथा सूत्रों के व्यापक रूप को लिखते हैं। तो मतलब व्यापक रूप को लिखने के लिए हमें क्या है, बीजगणित का ही प्रयोग करना पड़ता है। चर और अचर के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है वे चर कहलाते हैं। जैसे ए बी सी हैं, इन लोग का मान बदलता है, चाहे एक्स वाई जेड या कुछ भी है, पी क्यू आर, इस तरह के जो अक्षर लिखते हैं हम लोग, वो चर होते हैं। और जिनका मान परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता है वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर हो गया 1 3 5 7, कुछ भी नंबर ले लीजिए तो वो अचर है क्योंकि उसका मान नहीं बदलता है। और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब कोई चर या अचर या इनका समूह जो है, चर हो या अचर हो, या जो है चर अचर का दोनों का समूह जो है, उसको मतलब चिन्ह, जैसे जो बीजीय चिन्ह होते हैं उनको यूज़ करके लिखते हैं, तो मतलब उपयोग करके लिखते हैं, तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ 7 एक्स लिख सकते हैं, इसको 7 गुणे एक्स लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 7 और एक्स का गुणनफल हो गया। एक्स प्लस 5 हो गया, तो यहाँ क्या है, एक्स और वाई का योगफल है। ठीक है, और 4a प्लस बी हो गया, क्या हो गया, ये जो है 4 और ए का गुणनफल है, और उसके बाद बी का उसके साथ योगफल है। तो इस टाइप से बीजीय व्यंजक होते हैं। अब यहाँ हम व्यंजकों के पद के बारे में जान लेते हैं। तो जिनका आंकिक जो है किसी आंकिक संख्या या अक्षर, जैसे कोई हो गया कि या कोई संख्या हो गई या अक्षर हो गई या दोनों मिल के, मतलब या अक्षर और संख्या दोनों का मेल हो, और उस तरह का कोई पद हो गुणा में या भाग में, तो इस टाइप को हम क्या है, पद कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 5x स्क्वायर है, ये एक पद है, और 7x है, ये एक पद है, -4pq स्क्वायर है, ये एक पद है। या py q लिखा हो या a/b लिखा हो, कुछ भी इस टाइप से लिखा हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजक के पद कहलाएंगे। मतलब गुणा भाग में हो और अक्षर या अंक हो या दोनों हो। ठीक है, अब पद का गुणांक क्या होता है, किसी संख्या का संख्यात्मक मान ही उसका पद का गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे देखिए 4 -8xy स्क्वायर लिखा है, तो एक्स वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, -8 हो गया। और यहाँ 5xy है, तो xy का गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार कोफिशिएंट होता है। अब समान या सजातीय या लाइक टर्म या क्या है, असमान विजातीय या अनलाइक टर्म या पद के बारे में जान लेते हैं। तो समान पद क्या होते हैं, सजातीय पद क्या होते हैं, जिन 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 संख्याओं में क्या है, चर के गुणनखंड जो है समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समान या सजातीय पद कहते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे 2xy और 5xy, जिसमें xy के गुणांक समान है, तो ये सजातीय कहलाएंगे। और जिन पदों में भिन्न भिन्न चर पद होते हैं उन्हें असमान या विजातीय पद कहते हैं। जैसे 5x है, 4y है, तो इसमें x y अलग अलग है ना, तो इस प्रकार के जो चर हो गए वो विजातीय चर हो गए। अब व्यंजक की घात क्या है, तो किसी व्यंजक की डिग्री मतलब या घात क्या है, ऋढ़ मतलब ऋढ़ के अलावा अगर कोई पावर में है, घात में है, और सबसे बड़ी है उस व्यंजक में, तो उसको ही उसका घात कहते हैं। ठीक है, तो डिग्री एक ऋढ़ पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता है, तथा वह उस व्यंजक में उपयुक्त सबसे उच्चतम घात होती है, उसे व्यंजक की घात कहते हैं। जैसे यहाँ -5x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 में सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स की पावर 2 है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समीकरण और सरल समीकरण में अंतर क्या होता है,
तो ऐसे समान सूचक बीजीय बीजक कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं। तो मतलब जैसे क्या है कि ऐसे व्यंजक दिए हों जो चर के किसी कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट करते हैं, तो उस निश्चित मान को चर का समीकरण का हल करते हैं, और इस टाइप के जो हैं वो समीकरण कहलाते हैं। ठीक है। और सरसमिका क्या होता है? सरसमिका है वो सभी के लिए सत्य होता है। जैसे एक समान, जैसे यहाँ देख लीजिए उदाहरण के लिए, ये हमारा समीकरण है कि 2x इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ये x बराबर 1 के लिए 2 नॉट इक्वल टू 4 है, x बराबर 2 के लिए 4 नॉट इक्वल टू 5 है, पर x इक्वल टू 3 के लिए ये सेटिस्फाई करता है। तो इस टाइप के समीकरण होते हैं। पर व्यंजक क्या मतलब समीकरण क्या होते हैं? ऐसे समान सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं, तो उसे उसे समीकरण कहते हैं। अब जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसमें आप एक्स की चाहे जो वैल्यू रखिए तो सबके लिए हमेशा सही रहेगा। तो इस टाइप को सरसमिका कहते हैं, और जो किसी कुछ मानों के लिए ही संतुष्ट करता है उसे समीकरण कहते हैं। अब पद के बारे में जान लेते हैं। तो पद हमारा जैसे क्या है, एक पदीय, दो पदीय और बहुपदीय इस टाइप से होते हैं, त्रिपदीय, चतुर्पदीय। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है वो एक पदीय कहलाता है, मोनोमियल बोलते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक या पद जिसमें दो पद होते हैं वे, और दोनों पद असमान होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? दो पदीय या बानोमियल कहलाएंगे। एक बीजीय व्यंजक जिसके तीन पद हों और असमान हो तो त्रिपदीय कहलाएगा। और दो या दो से अधिक पद वाले व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपदीय व्यंजक या पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे 5x है तो यहाँ एक पद है, ठीक है, और 2x प्लस 3 क्या है? दो पद है, ठीक है, इसमें दो पद से दो पद हो गया। और 3x प्लस 5y प्लस 9 क्या है? त्रिपद हो गया या बहुपद हो गया। और 5p की पावर 4 प्लस 5x और प्लस 3q स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें क्या है? इसमें ढेर सारे पद हैं तो इसको बहुपद भी कह सकते हैं। या वैसे भी जो दो दो या दो से अधिक पद हैं, मतलब दो पद वाले भी बहुपद ही कहलाते हैं। अब बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड क्या होता है? तो किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड क्या है? किसी संख्या या बीजीय व्यंजक का गुणनखंड वे सभी संख्याएं या व्यंजक हैं जिनका गुणनफल उस संख्या या बीजीय व्यंजक के बराबर होता है। ठीक है। तो मतलब बीजीय व्यंजक का गुणनफल क्या है कि वो उसके सारे वो सभी गुणनखंड जो उसके गुणनफल के बराबर हो जाए, उस संख्या की उसका गुणा उस संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाए तो वो बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कहलाता है। तो एक परिभाषा ये देख लीजिए, किसी बीजीय व्यंजक को दो या दो से अधिक अखंडनीय अखंडनीय मतलब जिसका एक बार टुकड़ा हो गया फिर उसका टुकड़ा और ना हो पाए बीजीय व्यंजक को के गुणन के रूप में लिखना ही गुणनखंड कहलाता है। और ये गुणनखंड संख्याएं बीजीय या चर व्यंजक ही होते हैं। ठीक है। मतलब किसी संख्या का गुणनखंड क्या होगा? बीजीय व्यंजक का गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होगा कि उसको ऐसे ऐसे टुकड़े जो उसके बाद उसका टुकड़ा ना किया जा सके, तो वो उतने टुकड़े जब मिल जाएंगे और फिर अगर उनको आप उन टुकड़ों को गुणा कीजिए तो वो बीजीय व्यंजक मिल जाए। तो इस टाइप को ही इस प्रकार जो गुणनखंड होता है उसी को उसका गुणनखंड कहते हैं। ठीक है। और ये जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब बीजकीय चर में ही होंगे या बीजकीय व्यंजक में होंगे। अब दो घात समीकरण क्या कहता है? दो घात समीकरण हमको वर्ग समीकरण भी कहते हैं ना। तो ठीक है, ऐसे बहुपद जिसमें चर राशियों की उच्चतम घात क्या है? दो होती है, तो वो दो घात बहुपद कहलाते हैं, दो घात समीकरण कहलाते हैं। यदि px एक दो घात बहुपद है तो px इक्वल टू 0 को दो घात समीकरण हम कहेंगे। ठीक है। तो यदि px पर घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप कैसे प्राप्त होगा? अगर कोई दो घात समीकरण है px, तो उसको अगर हम घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? तो पी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। तो जहाँ ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो दो घात समीकरण होगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? एक घात समीकरण हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ए की वैल्यू जो है इसकी 0 नहीं होनी चाहिए कभी। ठीक है। तो उपरोक्त समीकरण दो घात समीकरण का मानक रूप है।
अब वर्ग समीकरण के संभव मानक रूप, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अब दो घात समीकरण के जो सभी मानक रूप हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो क्या है कि देखिए, जैसे यदि एक समीकरण दिया हुआ, ठीक है, कोई समीकरण दिया हो जिसमें उसमें एक्स वाला, एक्स की जो एक घातीय पद होता है जिसमें एक्स की पावर एक होती है वो वाला पद ना हो, तो हमारा समीकरण कैसा होगा? तो हमारा समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू के के रूप में हो सकता है, ठीक है, जहाँ के एक धनात्मक संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के समीकरण जो हमारे बनेंगे, उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, एक ये हो गया, एक हमारा क्या हो गया, 9x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। तो ये अगर हम इसके टर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के टर्म में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16/9 हो जाएगा। तो एक मानक रूप ये हो गया। और दूसरा मानक रूप हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ पर क्या है, एक्स एक चर संख्या है तथा ए बी सी एक अचर है, ठीक है, ए बी सी जो है अचर हो गई। अब जैसे एक समीकरण यहाँ दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इसको अगर हम इस मानक रूप के रूप में व्यवस्थित करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसके लिए हम पक्षांतर करेंगे। तो एक साइड के सारे को हम पक्षांतर कर एक साथ कर लिया। तो अब जब इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 आया, ठीक है। तो इसका अगर हम जो मानक वाला समीकरण है उससे तुलना करते हैं तो a बराबर हमारा आएगा 1, b बराबर आएगा -2 और c बराबर आएगा -3। तो ये इस टाइप से हैं, आप लोग मानक रूप और उसकी तुलना करना यहाँ पर सीख गए हैं। अब देखिए, समीकरण जो हमारा सिलेबस में था कि समीकरण एक्स स्क्वायर इक्वल टू के रूप वाले समीकरण को हल करना। तो इस तरह के समीकरण हल करने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं? तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेते हैं तो ये इस टाइप से बन जाएगा, एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16, और फिर हम क्या है, वर्गमूल लेने पर एक्स हो जाएगा यहाँ एक एक्स स्क्वायर का, और अंडर रूट 16 का प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, क्योंकि अगर हमारा एक्स की वैल्यू माइनस में है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव में ही आएगा। अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव मतलब पॉजिटिव में है तो उसका तो स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए हमें नहीं पता होता है कि हमारा मूल क्या हो। और भी जैसे स्क्वायर है तो मतलब दो मूल होंगे तो हमारा एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए यहाँ जैसे अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 16 हुआ, तो प्लस माइनस 4 आया इसका वर्गमूल, और इस प्रकार में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 और -4। अगर सत्यता की जांच करनी है तो देख लीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू क्या है, अगर +4 है तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आया, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आया। तो मतलब इस तरह हमारा आंसर सही है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल और 18 का वर्गमूल हुआ, तो अब इसमें देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारा पॉजिटिव निगेटिव 18 आया, अंडर रूट 18 हो गया, तो ये प्लस पॉजिटिव निगेटिव 3√2 आया। अब एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ क्या हो गया, +3√2 -3√2। अगर इसको हम यहाँ सत्यापित करते हैं तो ये देखिए, सत्यापित करने पे वही वैल्यू प्राप्त होती है, मतलब हमारा ये आंसर जो है सही है। अब एक उदाहरण यहाँ पर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या है, जैसे माना वर्ग की भुजा क्या है, एक्स है, तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर मतलब बराबर क्या दिया है, क्षेत्रफल 64 दिया है, ठीक है। तो ये हमारा उसी तरह समीकरण बन गया। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो गई, +8 और -8 सेंटीमीटर। परंतु क्या है, किसी मतलब वर्ग की मतलब भुजा जो है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए हमारा जो +8 वाला वैल्यू होगा वही हमारा वर्ग की भुजा का माप होगा। तो हमारी वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब वर्ग समीकरण अगर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको हम हल करना है और गुणनखंड विधि से। तो जो हमारा एक सिलेबस में दिया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं। तो ये देखिए समीकरण क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 10 इक्वल टू 0 की, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 की समीकरण
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करके हल कीजिए। तो हमें ये देखिए इस व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करनी है। तो तुलना करना है तो हमने तुलना करके देखा ही है पहले भी। तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं। एक मीठी तो ये हो गया, चलिए तुलना करें तो ए बराबर एक आया, बी बराबर 7 आया और सी बराबर हमारा 10 आया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये जैसे गुणनखंड निकालना है तो ए एक्स, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका गुणनखंड करना है तो हमने गुणनखंड करना पहले भी सीख रखा है। तो यहाँ पर देखिए इस गुणनखंड हमने पहले ही पढ़ा है। तो अब जैसे यहाँ पर x की कॉफिशिएंट 1 है तो इधर कांस्टेंट वाला जो जी वो है 10 है। तो अब इधर हमने 10 का वो करना है, टुकड़ा करना है। तो क्या करना होगा, तो ये देखिए ए सी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 1 या 10 इसको 10 आया। अब 10 का हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका जो है योग हमारा कितना है, योगफल मतलब 7 आए। तो 5 इंटू 10 मतलब 5 टू 7 हो जाता है। तो इस प्रकार इसका हम गुणनखंड करते हैं तो एक्स, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 हुआ। अगर एक्स हमने इधर कॉमन लिया, ये इसमें हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 5 बचा। यहाँ हमने प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 रहेगा। तो x प्लस 5 और x प्लस 2 मतलब इसके दो गुणनखंड हो गए। तो x की वैल्यू हमारी आई -2 और -5। तो इस तरह हमने समीकरण को हल करना पिछले सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई होप। यहाँ एक क्वेश्चन ये है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से समीकरण की तुलना करते हैं। तो हमारा ये जो दो टर्म हुआ 3 और 8, तो 8 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हुआ 24, 24 हो गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर 8 से पहले माइनस है तो हमें क्या करना है, 24 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसका डिफरेंस मतलब अंतर जो है वो हमारा 10 आए। तो देखिए 12 दूना 24 मतलब 24 हुआ। तो 12 माइनस 2 10 हुआ। तो हम इस टाइप से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x। तो अब -12x और +2x बराबर हुआ कितना, -10x हुआ ना। उसके बाद -8 इक्वल टू 0 हुआ। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में से 3x कॉमन हुआ तो x -4 बचा। और यहाँ इन दोनों में से 2x -8 में से 2 हमने कॉमन लिया तो 2 कॉमन हुआ तो x -4 बचा, इक्वल टू 0 हो गया। तो 3x प्लस 2 और x -4 इक्वल टू 0 हुआ। तो x की वैल्यू हमारी आई 4 और फिर -2/3। तो इस टाइप से हम इस समीकरण को हल कर लेंगे। इस तरह का समीकरण हमने पिछले भी सेमेस्टर में देखा है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक क्वेश्चन है कि 52 को ऐसे दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 61 हो। ठीक है, मतलब 651 होगा। ठीक है, तो पहला भाग हमने मान लिया कि x हो गया, दूसरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, मतलब दो भागों में बांटिए जिनका गुणनफल 52 को दो भागों में बांटना है जिनका गुणनफल 651 हो। तो मान लीजिए 51 है, दो भागों में बांटना था तो एक भाग अगर x हो गया तो दूसरा भाग हमारा क्या होगा 52 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों का गुणनफल 651 के बराबर है तो x इंटू 52 माइनस एक्स इक्वल टू 651। ठीक, अब यहाँ हमें क्या करना है, x को जिससे 52 से गुणा किया तो 52x हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और इधर 651 था तो पक्षांतर कर लिया तो हमारा बना गया एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 651 इक्वल टू 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो वही है 651 का ऐसा टुकड़ा करेंगे जिसका योग मतलब हमारा क्या है 52 आ जाए। तो 31 गुणे 21 करोगे तो 651 आएगा। तो 31 प्लस 21 का योग कितना 52 होता है। तो उस हिसाब से इस समीकरण हम हल करेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर -31x हो गया -21x प्लस 651 इक्वल टू 0 हो गया।
तो इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया तो x माइनस 31 हो गया, और यहाँ माइनस 21x प्लस 651 में हमने माइनस 21 को कॉमन लिया तो x माइनस 31 हो गया। तो इस तरह हमारा गुणनखंड बना x माइनस 21 x माइनस इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो गया 21 और 31, मतलब ये दो वैल्यू आ जाएगी और यही दो मतलब वो भाग हो जाएंगे जिनका गुणनफल 651 हो जाएगा। आप इसको चाहे चेक भी कर सकते हो। अब ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, मतलब हमारा दो टॉपिक कवर हो गया। तीसरा टॉपिक कवर करते हैं जिसमें क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना, ठीक है। एक एक समीकरण जिसमें दो चर हों, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, दो चर वाले समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसमें दो चर देखिए है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक, जहाँ पर एक्स वाई दो चर हैं और ए बी सी जो है तीन अचर हैं। तो इस तरह के समीकरण होते हैं, उन्हें दो चर वाला समीकरण कहते हैं। और अब देखते हैं युगपत समीकरण। तो समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और फिर ए टू एक्स प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू 0। तो के एक्स वाई दो अज्ञात चर हैं, ठीक है, और ए1 ए2 बी1 बी2 और सी1 सी2 अचर राशियां हैं, ठीक। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उन्हें हम युगपत समीकरण कहते हैं, ठीक। तो युगपत समीकरण का साथ अर्थ साथ साथ होना होता है, ठीक, ये चीज़ जान लीजिए, युगपत का अर्थ होता है साथ साथ होना। यहाँ प्रथम समीकरण में x और y के सापेक्ष विभिन्न मानों से और x तथा y के जो मान द्वितीय समीकरण हैं संतुष्ट करता है, तो वही युगपत समीकरण का होता है। मतलब क्या है, दो समीकरण दिए होंगे तो उसमें जो है ये पहले समीकरण का एक्स वाई का जो मान है वो दूसरे समीकरण को ही संतुष्ट करेगा, तो वो जो है उस युगपत समीकरण का हल होगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं दो दो अज्ञात चर रैखिक समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 तथा ए2एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 के युगपत समीकरण कहते हैं यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो एक कंडीशन ये भी है, तो मतलब इस तरह हमको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये है कि अगर दोनों समीकरण युगपत हैं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। और क्या है कि अगर पहले समीकरण का एक्स वाई का मान जो है दूसरे समीकरण को संतुष्ट करेगा तो युगपत समीकरण होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसको एक बार ढंग से आप लोग रीड मार लेना तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं युगपत समीकरण को हल करना, कैसे इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। इसको हल करना है, एक मिनट ये यहाँ देख लीजिए। तो अब इन समीकरण को हल करने के लिए एक मेथड ये है, पहला मेथड देख लेते हैं, दूसरा मेथड बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी पहला मेथड उदाहरण के लिए में देखते हैं। तो इन समीकरण को हल करने के लिए क्या है, दोनों समीकरण में के द्वारा एक्स वाई के विभिन्न मानों के सापेक्ष तुलना करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस विधि में हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में x के कुछ मान रखेंगे, उससे y का मान निकल जाएगा। फिर उसी तरह दूसरे समीकरण में भी हम x के कुछ मान रखेंगे और जिससे हमें y का मान निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो फिर इसमें क्या होगा देखेंगे, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा वही हमारा समीकरण का मान हो जाएगा। तो अब ये देखिए, जैसे पहला समीकरण था 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ हमने एक बॉक्स रूप में बना लिया। तो x की वैल्यू हमने 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 1 आई, और ये वाला, और x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू -1 आई, x की वैल्यू 4 रखी तो -3 आई, और x की वैल्यू 0 रखी तो 5 आई, x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू 7 आई,
और x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू 9 आई, और x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू 11 आई, और x की वैल्यू -4 रखी तो y की वैल्यू 13 आई। इसी प्रकार हम दूसरे समीकरण में भी रखते हैं। तो ये देखिए दूसरा समीकरण था 3x - 4y = 10। तो इसमें हमने x का मान 1 रखा तो -7 आया, y का मान x का मान -2 मतलब x का मान 2 रखा तो -4 आया y का मान, और x का मान हमने 3 रखा तो -1 आया यहाँ पर ये 3 का मान, ठीक है। और फिर x की वैल्यू 4 रखा तो 2 आया y का मान, और x का मान 0 रखा तो y का मान -10 आया। x का मान -1 रखा तो y का मान -13 आया। फिर क्या है, x का मान जो है -2 रखा तो फिर -16 आ गया y का मान। ऐसे x का मान -3 रखा तो उसका मान क्या है, -19। और x का मान जब हम -4 रखते हैं तो फिर y का मान यहाँ आता है -22, ठीक है। तो इस तरह हमारे मान देखा तो फिर हमने क्या देखा, दोनों में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो x बराबर 3 पे y बराबर -1 आ रहा है, दोनों में कॉमन है। यहाँ ये देखिए ये हमारा और ये, तो अब ये जो है दोनों में कॉमन है, तो मतलब ये इस प्रकार हमारा यही समीकरण का हल हो जाएगा। तो x = 3 हो गया और y बराबर -1, ये इस समीकरण का हल हो गया। पर ये विधि क्या है, काफ़ी बड़ी पड़ती है, तो इससे सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम और अलग विधियां देखते हैं। तो युगपत समीकरण को हल करने की कौन सी दो विधियां हैं? एक विधि तो प्रतिस्थापन विधि है, और एक हमारा है विलोपन विधि, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है वो जान लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे दो समीकरण रहते हैं, तो किसी एक समीकरण से हम मतलब उसको एक एक पद में व्यक्त कर लेते हैं। किसी एक मतलब उससे जो समीकरण दिया रहेगा, एक समीकरण मतलब दोनों समीकरण, उसमें से एक समीकरण लेंगे, उसमें से हम किसी एक का मान निकाल, जैसे एक्स वाई है तो उसमें से हम एक्स का मान निकाल लेंगे उस समीकरण से, और दूसरे वाले समीकरण में हम उस वैल्यू को पुट करके, इस प्रकार हमारा एक मान निकल आएगा। फिर जब एक मान निकल आएगा तो हम किसी भी समीकरण में उस मान को रख के उस दूसरा मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार के समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं लिखा क्या है थ्योरी, परिभाषा या थ्योरी के रूप में। इस विधि में हम एक समीकरण से अज्ञात चर का मान निकाल लिए, ठीक है। तो दूसरे अज्ञात चर के पद में उसको क्या एक मतलब एक समीकरण का अज्ञात का चर उसके दूसरे समीकरण अज्ञात के चर के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। फिर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर उस चर का मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित करके प्रथम अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार हमें ज्ञात हो जाता है। तो ये आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा, एक बार उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए x + 2y = 7 दिया है और 2x + y = 5 दिया है, दो समीकरण दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले समीकरण से x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो पहले समीकरण से x बराबर हमारा 7 - 2y हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी पहले एक समीकरण से निकल आई, तो अब इस समय x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब हम 2 में रखेंगे तो क्या हो गया हमारा समीकरण, x की जहाँ पर हमने ये रख दिया देखिए 2, फिर x की यहाँ पर हमने 7 - 2y रख दिया x का मान, और प्लस y = 5 हो गया। अब इस प्रकार इसको हम हल करेंगे तो अब ये हमारा 14 माइनस मतलब 7 × 2 = 14 हो गया, मतलब 14 हो गया, और -2 × 2 = 4y हो गया, प्लस y = 5 हो गया, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए तो -4y + 4y = -3y हो गया, और ये इधर वाला 14 हम उधर पक्षांतर करेंगे तो 5 - 14 हो गया, इक्वल टू क्या है -9 हो गया। तो -3y = -9 है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो, तो y बराबर 3 त्रिक्का 9 हो गया, तो ये 3 एकम 3 और 3 त्रिक्कम 3, तो y बराबर 3 आ गया। अब हम y की वैल्यू जो है 3 जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो y की वैल्यू हमने समीकरण 1 में रखा तो x + 3 दूनी 6 हो गया, = 7। अब x बराबर क्या है, 7 - 6 = 1, तो x बराबर 1 आ गया। अब हमारा क्या है, x का मान 1 और y का मान 3 आ गया।
अब इन दोनों मान को हम दोनों समीकरणों में रख के देख लेते हैं। तो अब देखिए पहले समीकरण में हमने मान रखा तो ये इस तरह आया, एक्स का वैल्यू 1 हो गया और वाई का वैल्यू 3 हो गया। तो 1 + 2 × 3 = 7, तो 6 1 7, दो दो 3 दूनी 6 और प्लस 1 7 हो गया, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। ऐसे यहाँ देखिए 2 × 1 और +3 है = 5, तो 3 2 5, तो 5 = 5, मतलब ये हमारा दूसरा वाला। तो ये इस प्रकार हमारा ये सत्यापित हो गया। तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम अगर लिख के आता है कि प्रतिस्थापन से विधि से करिए, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे इसको। अब विलोपन विधि देख लेते हैं क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, कभी कभी दो समीकरण दिए हों तो उनको आपस में जोड़ने या घटाने से ही सॉल्व किया जा सकता है, या कभी कभी जैसे जोड़ घटाने से नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसमें किसी समीकरण में कुछ संख्या से गुणा कर देते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो सॉल्व हो जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ मतलब इसको इस विधि से करते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो कभी कभी दिए गए समीकरण में को मात्र जोड़ने अथवा एक दूसरे को घटाने पर ही चर का विलोपन हो जाता है। ठीक है, मतलब वो चर विलोप हो जाते हैं। इस प्रकार किसी तरह एक अचर का मतलब वो एक मान निकल आता है, किसी ना किसी का विलोप हो जाएगा, कोई चर एक चर विलोप हो जाएगा तो एक का मान निकल ही आएगा। अर्थात प्राप्त समीकरण में एक अज्ञात चर रह जाता है जिससे हम हल करने के बाद उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। जब गायब हो जाएगा तो एक एक बचेगा, तो उससे तो उसका एक मान निकल आएगा। तो चर के प्राप्त मान को दिए गए समीकरणों में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हम किसी मतलब जो मान निकलता है उसको किसी भी समीकरण में रख के दूसरा मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है विलोपन विधि। तो इस प्रकार युगपत समीकरण को हल करने की क्रिया को विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, ये जो मेथड हो गया इसको विलोपन विधि कहते हैं। यदि किसी चर के गुणांक समान अथवा विपरीत चिन्ह के समान अथवा विपरीत चिन्ह के साथ समान ना हो तो किसी भी एक चर के गुणांक से समान कर लेते हैं। अब एक ये है जैसे कभी कभी तो नॉर्मली का सॉल्व हो जाता है घटाने जोड़ने से, पर कभी कभी समान नहीं होते हैं, तो उनको समान करने के लिए क्या करते हैं, दोनों समीकरण में कुछ किसी संख्या से गुणा कर लेते हैं, तो उससे भी वो समान हो जाता है। तो ये अच्छी तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण समझ लेते हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा विलोपन विधि होता क्या है। तो यहाँ देखिए एक समीकरण दिया है x + y = 7 और 2x - y = 8। ठीक है, तो इसका हमें विलोपन विधि से करना था। तो यहाँ देखिए हमारा जो है पहले दूसरे समीकरण में y के गुणांक केवल एक एक हैं, तो और ये नॉर्मली हो सकता है। तो क्या है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे अगर हमने जोड़ लिया तो एक y का मान देख लीजिए, +y है और -y है, तो ये हमारा जो है जोड़ने पे कट गया। बच्चा कितना, 2x नीचे था 1x ऊपर, तो 3x हो गया, और 7 7 14 15, तो मतलब हमारा ये 1 और 2 को जोड़ने पे 3x = 15 आया, तो x बराबर हो गया 5। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में जो है x की वैल्यू रखते हैं, तो 5 + y = 7 हो गया। तो y बराबर हमारा क्या, 7 - 5, तो बराबर 2 हो गया। तो x की वैल्यू 5 आई और y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसको हम समीकरण पर स्थापित करेंगे तो मतलब वो पूरा पूरा संतुष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए x + y = 7 था, तो 5 + 2 = 7, तो 7 = 7 ये संतुष्ट कर दिया। 2x - y = 8 था, तो 5 दूनी 10 हो गया, -2, तो 10 - 2 8, तो 8 के बराबर 8 हो गया। इस प्रकार ये समीकरण संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, एक दूसरा समीकरण देख लेते हैं जिसमें इसमें नॉर्मली जो है घटाने से नहीं हो पा रहा है। तो देखिए इसमें 7x - 6y = 20 है, प्लस दूसरा क्या है 3x + 4y = 2 है। अब यहाँ देखिए नॉर्मली कट नहीं रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम बराबर करके एक जो है चर को हम बराबर कर लेते हैं। तो अब देखिए समीकरण 1 में हमने क्या किया, अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में गुणा कर देंगे 7 से, तो हमारा जो है x वाला चर बराबर हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप से ये विधि को विलोपन विधि कहते हैं। देखिए तो ये हमारा 7 × 21 हो गया। ठीक है, इसमें 3 से गुणा उसमें करेंगे 3 से गुणा, तो 7 × 21 हो गया और 6 × 18 हो गया ये, और फिर 20 × 60 हो गया। ठीक है, तो ये 60 हो गया।
तो ये हमारा पहला समीकरण गुणा किए तो तीसरा समीकरण मिल गया। और दूसरे समीकरण में हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो ये भी 7 त्रिक 21x हो गया, 21x हो गया, और फिर 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 हो गया, 28y, और 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते 14 हो गया। अब क्या करेंगे, देखा हमने सब बराबर हो गया, पर अब 21x है ऊपर नीचे दोनों, तो अगर इसको हम घटाते हैं तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो अब जैसे हमने घटाया तो क्या किया, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये नीचे हमारा माइनस 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 हो गया। तो अब इसमें देखिए 21 हो गया, तो -21 और +21 कट गया, तो ये वाला ख़त्म हो गया। अब हमारा बच्चा गया -18 और -28, तो ये -46y हो गया, और 60 -14 हो गया, तो 46 बचा। तो y बराबर हो गया हमारा -1। ठीक है, तो अब -1 को हम समीकरण 1 में अगर रख देते हैं तो हमारा 7x - 6, फिर -1 की वैल्यू हो गई, तो अब ये -1 से गुणा कर दिए, इक्वल टू 20 हो गया। तो 7x और -1 और 6 का गुणा करेंगे, माइनस से आया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +6 हो गया, इक्वल टू 20 हो गया। तो 7x इक्वल टू क्या हो गया, 20 - 6, तो बचेगा 14। तो x बराबर हमारा क्या, 2 आ गया। तो इस प्रकार क्या है इस समीकरण का हल, y बराबर -1 और x बराबर 2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारा दोनों वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम समीकरण में रखते हैं तो संतुष्ट हो जाएगा। तो ये 7x - 6y = 20 है, इसमें x y की वैल्यू रखते हैं तो ये 20 हो जाता है। और दूसरे वाले समीकरण से x + 4y = 2 में अगर हम x y की वैल्यू रखते हैं तो ये भी बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार ये समीकरण का हल सही है। तो इस प्रकार हमने क्या है 3 मेथड डिस्कस कर लिए। एक तो वो था कि जो एक मान रखते थे दूसरा निकल आता, फिर दोनों समीकरण में ऐसे करके एक कॉमन ले लेते थे। और एक होता था क्या, प्रतिस्थापन विधि, एक से मतलब हम एक मान निकाल लेते थे और उसको दूसरे में रख के फिर वो मान निकल आता था, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेते। और ये क्या है, ये है विलोपन विधि, जिसमें क्या है दोनों एक एक को या चर को जो है बराबर करके उसको काट लेते हैं और एक निकल आएगा उससे दूसरे का निकाल लेते हैं। तो ये 3 मेथड पढ़ना था यहाँ। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो यहाँ देखिए 6x² - x - 2 = 0 को हल करना था। तो यहाँ देखिए 6x - x - 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ हमने देखिए इसका गुणा किया तो क्या आया, 6 दूनी 12 आया। तो 12 आया तो 12 का हमें ऐसा टुकड़ा करना है जिसका ये इसके अनुसार माइनस अंतर, मतलब अंतर x की वैल्यू यहाँ 1 है तो मतलब 1 आया। तो देखिए 4 3 12 होता है, ठीक है, और 4 - 3 1 आता है। तो इसको हमने यहाँ किया तो 6x² -4 - 3 किया तो कितना आया, ऊपर x -x हो गया तो ये -x हो गया, और ये -2 = 0 हो गया। अब देखिए 6x² ब्रैकेट खोला तो -4x + 3x - 2 हो गया। अब इसका हमने तुलना किया तो 2x कॉमन हुआ, 3x - 2 अंदर बचा, और यहाँ से हमने एक कॉमन लिया तो 3x - 2 बचा अंदर। ठीक है, तो 3x - 2 बाहर हो गया और 2x + 1 ये हो गया। तो मतलब इसके दो गुणनखंड ये बने। और अब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई -1/2 और 2/3। ठीक है, अब इसको हम सत्यापित कर सकते हैं दोनों समीकरण में रख के, तो मतलब ये सत्यापित हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये आंसर सही है। सत्यापित करना आप लोग को आता ही है। जो एक्स की वैल्यू फाइंड होती है उसको एक उठा के वैल्यू उस समीकरण में रख दीजिए, 0 के बराबर हो जाए। ये देखिए इसे x बराबर -1/2 रख दिया तो समीकरण में हल किया तो 0 आ गया, और x बराबर क्या है 2/3 रखा इस उसी समीकरण में तो हल किया 0 आ गया। तो ऐसे ही सत्यापित करके आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अब यहाँ एक उदाहरण आया था 2016 में, 2 नंबर में था कि दो संख्याओं का योग 24 है, तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो संख्या बताइए। तो माना पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y हो गई, तो प्रश्नानुसार क्या था, x और y का योग 24 हो गया, तो x + y = 24 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या था, जो है एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो x = 2y हो गया। ये दो समीकरण बन गया।
अब एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पता थी, उसकी वैल्यू हमने एक में रख दी, तो एक में रख दिया तो 2y प्लस वाई इक्वल टू 24 हो गया, 3y बराबर 24, तो y बराबर 8 आ गया। अब यहाँ y की वैल्यू हमने समीकरण 2 में रख दिया, तो ये 2 चौके 8 हो गया, मतलब y बराबर 8 था तो 8 और 2 से गुणा तो 8 दूनी 16, तो x बराबर 16 आ गया, तो हमारी वो संख्या 8 और 16 हो गई। तो ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, 2 नंबर आप लोग को मिल जा सकता है इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो। ये 2017 में आया था 1 नंबर में, समीकरण 5x इक्वल टू वाई तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 को हल करने करके y का मान निकालना है, ठीक है। तो इस तरह का समीकरण आप लोग हल करना जानते ही हैं। तो ये देखिए एक समीकरण ये दिया है, ये तो इसमें क्या है, पहले समीकरण मतलब क्या है, दूसरे समीकरण में y का मान रखना है, तो y बराबर 5x दिया ही है, वही रखना था, तो 2x प्लस 5x इक्वल टू 7 हो गया, तो 5 तो 7x इक्वल टू 7, तो x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 आ गया तो हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ हमने समीकरण 1 में x का मान रखा, तो 5 एकम 5, तो y बराबर हमारा 5 आ जाएगा। ऐसे एक समीकरण दिया है 13x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 को हल करना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो ये देखिए x के बढ़ घटते हुए क्रम में लिख लिया है x के पावर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, टुकड़ा करना है, तो इसका देखिए 30 है, 30 का गुणनखंड ऐसा करना है जिसका अंतर 13 आए, तो 15 दूना 30, तो 15 माइनस 2 होता है 13। तो ये देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2, 15 माइनस 2 आया कितना, 13 आ गया, ठीक है, और माइनस 23x हो गया, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर ब्रैकेट खोला था तो 15x माइनस 2x प्लस माइनस थर्टी इक्वल टू 0 हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों में कॉमन लेना था, x कॉमन हो गया तो x प्लस 15 बचा, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन हुआ तो x प्लस 15 बचा, तो x माइनस 2 और x प्लस 15 दो गुणनखंड हुए x, तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, x बराबर 2 आ गया और x बराबर माइनस 15 आ गया। तो ये दोनों समीकरण का हल हो गया। तो अब यहाँ x बराबर 2 रख के आप समीकरण चेक कर लीजिए, तब भी आएगा, x बराबर माइनस 15 रख के समीकरण हल करेंगे तब भी ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार दो हल हो गए समीकरण के। 2017 में एक आया था, गुणनखंड कीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड करना था, तो गुणनखंड करना हमें आता है, तो क्या 4 एकम 4, मतलब 4 का ऐसा टुकड़ा कीजिए जिसका योग 5 आए, तो 4 एकम 4 5 हो गया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ देख लीजिए 4x स्क्वायर 4 प्लस 1 5x हो गया प्लस 1, तो 4x स्क्वायर और 4x प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट खोलने पे। उसके बाद हमने क्या किया, ये दो का जोड़ा लिया, तो इसमें 4x कॉमन हुआ, x प्लस 1 बचा, यहाँ दो का 1 कॉमन हुआ, x प्लस 1 बचा, तो 4x प्लस 1 और x प्लस 1 दो गुणनखंड बने, ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया, यही आंसर हो गया। इक्वेशन ये है, उदाहरण 2018 में 1 नंबर का आया हुआ था, 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हल करना था। तो हल करने के लिए गुणनखंड अपनाएंगे, तो यहाँ 2 1 जा 2 हो गया, तो 2 का ऐसा टुकड़ा जिसका मतलब अंतर डिफरेंस 1 आए, ठीक है, तो 2 इंटू 2 1 और 1 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे किया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 मतलब एक्स आ गया, ठीक है, और माइनस 1, तो अब ये खोल लिया हमने, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 हुआ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो इसका कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन हो गया, x माइनस 1 बचा, इन दोनों करेंगे तो 1 कॉमन हुआ और x माइनस 1 बचा, ठीक है, तो 2x प्लस 1 और x माइनस 1 दो गुणनखंड हो गए, तो x की वैल्यू हमारी आई 1 और माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। इक्वेशन 2018 में ये भी आया था, गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। जैसे आप लोग गुणनखंड में थोड़ा दिक्कत होगी तो आप लोग पिछले सेमेस्टर का गुणनखंड वाला बीजगणित वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा क्या है, 6 का करेंगे तो 6 1 जा 6। अब 6 का ब्रेकअप करें कि मतलब डिफरेंस जो है 1 आए, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 माइनस 2 1 हो गया। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 एक्स आया, मतलब 1 आया तो एक्स हो गया माइनस 6। तो अब ये हमने क्या किया,
गुणा कर लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 हुआ। अब इन दोनों में हमने क्या किया, x कॉमन लिया तो x माइनस 1 हुआ, और यहाँ क्या है प्लस 2 कॉमन हुआ तो x माइनस 3 हुआ। तो हमारा क्या है x प्लस 2 और x माइनस 3, इसके दो गुणनखंड हो गए। ये हमारा एक नंबर में था। एक क्वेश्चन ये है 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो हमारा पहला मतलब मैंने माना पहला भाग x है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग x हो गया, दूसरा भाग 700 माइनस एक्स हो गया। तो प्रश्न के अनुसार क्या था, x पहले का 40%, तो पहले का हमारा 40% और दूसरे भाग का 60%, तो दूसरे भाग का हमारा 60% से 80 अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बना, इसको हमने सॉल्व किया तो 40x/100 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो 42,000 माइनस 60x प्लस 8,000/100 हो गया। तो हमारा 100 कट गया। और एक समीकरण बताओ, 60x प्लस 40x इक्वल टू 42,000 प्लस 8,000, तो 100x बराबर हो गया हमारा 50,000। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आई 500, तो पहला भाग 500 हो गया, और इस प्रकार हमारा दूसरा भाग निकल आएगा 700 माइनस 500, तो 200 हो गया। तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर का आया था ये क्वेश्चन। आई होप कि मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ये है 2019, नहीं 2000 क्या है, 11 है कि 19 है, जो भी है, मतलब ये भी आया हुआ है पेपर में, तो इसको देख लेते हैं। 2019 ही है शायद। हाँ, समीकरण 3x इक्वल टू 6 है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 14 को y के मान के लिए हल करना था। तो हमारा देखिए 3x इक्वल टू 6 है, तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने समीकरण 2 में रख दिया, तो इससे हमारा y का मान निकल आएगा। तो ठीक है, वो 4 दूनी 8 हो गया, 8 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 8 6 आ जाएगा। तो ये हमारा y बराबर 6 आ जाएगा। एक समय ये 19 में आया था, एक नंबर में ही है, 16x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 है। तो इसको हल करना था, तो 16x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया, तो 16x स्क्वायर बराबर 25 हो गया। वो हमारा जो था एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाला, उस टाइप का समीकरण है ये। और फिर क्या बचा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/16। ठीक है, तो अब एक्स इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 25/16, तो पॉजिटिव नेगेटिव दो आंसर आएंगे, तो एक्स बराबर 5/4, एक्स बराबर माइनस 5/4, ये हमारा हल हो जाएगा। ये 2019 में आया था एक नंबर में, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू 0। ठीक है, इस समीकरण को हल करना है, सबसे पहले व्यवस्थित कर लेंगे। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, अब हमें क्या करना है, 9 का टुकड़ा करना है, जो जिसका सम जो है 6 आया, तो 3 3 9 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 6x हो गया प्लस 9। ठीक है, ब्रैकेट खोला तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x और माइनस 3x प्लस 9 हो गया। अब यहाँ इन दोनों में जो है x कॉमन हुआ, तो x माइनस 3 बचा, यहाँ माइनस 3 कॉमन हुआ, तो x माइनस 3 बचा, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों का गुणनखंड हो गया, तो x बराबर 3 आ जाएगा आंसर। या x फिर क्या है, ये 2019 में आया था 2 नंबर में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बन रहा है। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 3/2x और 3/2 का होल स्क्वायर, तो हमारा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, ये हमारा गुणनखंड हो गया। इस प्रकार हमारा क्या है, ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर इसको आप पॉज करके वीडियो को थोड़ा स्लो करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि एक वीडियो में पूरा टॉपिक कवर किया जाए। अगर बहुत स्लो पढ़ाया जाएगा तो आप लोग का कई वीडियो बन जाएगा। तो
बहुत तेज मैंने पढ़ाया है, पर आप लोग को जैसे थोड़ा दिक्कत होती है तो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार अगर रोक के वीडियो थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।